नमस्कार, मैं हूं अनुपम मिश्रा। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हर किसी के जहन में सबसे बड़ा सवाल यही है जो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यूपी का अगला डीजीपी कौन? आप भी सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस का अगला मुखिया कौन होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले नए डीजीपी की नियुक्ति की अटकलें काफी तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी 30 जून को रिटायर हो रहे हैं। कुछ ही दिन बचे हुए। चर्चा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1990 बैच तक के आईपीएस अफसरों की लिस्ट केंद्र सरकार को भेज दी है। हालांकि केंद्र सरकार किस फॉर्मूले से डीजीपी की नियुक्ति करेगी ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 9 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में चर्चाएं हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि डीजीपी बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि कौन संभावित नाम है उत्तर प्रदेश में जो अगला डीजीपी बन सकते हैं। संभावित नाम आरपी सिंह डीजी ईओडब्ल्यू, आईपीएस मुकुल गोयल, आईपीएस विश्वजीत महापात्रा, आईपीएस गोपाल लाल मीणा, आईपीएस आरके विश्वकर्मा, आईपीएस देवेंद्र सिंह चौहान, आईपीएस अनिल कुमार अग्रवाल, आईपीएस आनंद कुमार। और ऐसे में किसके अनुभव का लाभ? क्योंकि जाहिर तौर पर सीनियरिटी लिस्ट या सियासी समीकरण किस फॉर्मूले से बनेगा यूपी का अगला डीजीपी? अगला साल चुनाव का है, लिहाजा दो नाव पर पैर रखकर अगले डीजीपी का चुनाव मुश्किल है। सत्ताधारी दल का होगा खास या सीनियरिटी लिस्ट में होगा टॉप, या मेरिट पर जिसने बनाया है अपना प्रभाव? केंद्र से आएगा वो आईपीएस अफसर या राज्य में मौजूद अफसरों में से कोई बनेगा डीजीपी? ये सवाल सबके जहन में है, क्योंकि 30 जून को यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी रिटायर हो रहे हैं और अब शुरू हो गई है नए डीजीपी की दौड़। लखनऊ से हमारे संवाददाता ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो 9 नाम चर्चा में हैं उन पर भी हम बात करेंगे। ऋषभ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 22 के दंगल से पहले उत्तर प्रदेश में डीजीपी कौन बनेगा? किस आधार पर आपको लगता है कि यह तय होने वाला है? कौन सा बिंदु रहेगा कि जिसके आधार पर डीजीपी के नाम का सिलेक्शन होगा? अनुपम, देखिए, जाहिर सी बात है 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश वो सूबा है जहां से 80 लोकसभा की भी सीटें आती हैं। लिहाजा सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी ज़रूर ये चाहेगी कि 2022 हर कीमत पे और उसको जीतना है। तो अब डीजीपी प्रदेश का पुलिस मुखिया होता है, उसके साथ एक सियासी संदेश भी जाता है। तो जो केंद्र सरकार यूपीएससी के तमाम नॉर्म्स हैं, क्या उनको फॉलो किया जाएगा? क्या सीनियरिटी लिस्ट के हिसाब से चला जाएगा या सियासी समीकरण देखे जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो सबके जहन में। हम जैसे बात करते हैं कि नासिर कमाल इस वक्त सीनियरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, 1986 बैच के वो अफसर हैं, फिलहाल सेंट्रल में ही वो तैनात हैं। तो अब उनको बुलाएगी सरकार क्या वापस? उनको चूंकि सीनियरिटी लिस्ट में टॉप में, क्या उनको डीजीपी बनाया जा सकता है? हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। दूसरे नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसके बाद 87 बैच शुरू हो जाता है। मुकुल गोयल हैं, उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं, उनका 2024 में रिटायरमेंट है। हालांकि मुकुल गोयल वो अफसर हैं जो अखिलेश सरकार में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रह चुके हैं। अब यही उनके लिए फ़ायदेमंद भी है, यही बात उनके लिए नुकसानदेह भी है। तो उनको बुलाया जाता है या नहीं बुलाया जाता है? तीसरे नंबर पे हैं डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह, डॉक्टर आरपी सिंह, जो उत्तर प्रदेश में मौजूद आईपीएस अफसरों में सबसे सीनियर हैं और इस वक्त उनके पास 2 प्रभार हैं। वो डीजी ईओडब्ल्यू भी हैं और डीजी एसआईटी भी हैं। बीते कुछ समय से ये दोनों ही विभाग काफ़ी चर्चा में रहे हैं। बड़े बड़े तमाम घोटाले हैं, चाहे जैसे पावर कॉरपोरेशन का पीएफ घोटाला है, सहकारिता का भर्ती घोटाला है, जल निगम का भर्ती घोटाला है। ऐसे तमाम मामलों की जांच ईओडब्ल्यू और एसआईटी ने की है। लिहाजा डॉक्टर आरपी सिंह की भी प्रबल दावेदारी है। 87 बैच के ही इसके बाद आ जाते हैं विश्वजीत महापात्रा, डीजी सीबीसीआईडी थे कुछ दिन पहले तक, लेकिन सरकार ने फिलहाल उन्हें हटा के वेटिंग में डाल दिया है। 87 के ही गोपाल लाल मीणा हैं, जो इस वक्त राज्य मानवाधिकार आयोग के डीजी हैं, लेकिन वो इससे पहले डीजी होमगार्ड थे। उस वक्त होमगार्ड्स में एक फर्जीवाड़ा हुआ था, जिसके बाद गोपाल लाल मीणा को वहाँ से हटाया गया था। उसके बाद बात कर लेते हैं 88 बैच की। ये थोड़ा सा जूनियर बैच जरूर माना जाता है, लेकिन इस बैच से भी प्रबल दावेदारी है। इस बैच में
सबसे ऊपर नाम आता है आर.के. विश्वकर्मा का। वो इस वक्त डीजी भर्ती बोर्ड भी हैं और डीजी फायर सर्विसेज भी हैं। वो अच्छे टेक्नोक्रेट हैं और जब यूपी 112 बना था अखिलेश सरकार में, उस वक्त भी इनका काफ़ी योगदान था। और चूँकि भर्ती में स्टेट से गवर्नमेंट बहुत हाईलाइट करती है जो पुलिस में उन्होंने भर्तियां की हैं, और आर.के. विश्वकर्मा जब से पहुंचे हैं वहाँ थोड़ी तेज़ी भी पकड़ी है भर्ती बोर्ड ने। आर.के. विश्वकर्मा पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो अगर पॉलिटिकल कोई मैसेज देना होगा तो आर.के. विश्वकर्मा भी एक चॉइस हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान, जो इस वक्त डीजी इंटेलिजेंस हैं। अभी कुछ समय पहले ही, तकरीबन 1.5 साल पहले ही स्टेट गवर्नमेंट ने इनको सेंट्रल से वापस बुलाया था। तो उस वक्त भी एक बड़ा संदेश दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट इनको पसंद करती है, इसीलिए इनको सेंट्रल से स्टेट में बुलाया गया है। इसके बाद नाम आता है अनिल अग्रवाल का। अनिल अग्रवाल वो अफसर हैं जो 88 बैच के हैं, लेकिन उनका एम्पैनलमेंट सेंट्रल में डीजी के पद पर हो चुका है। और अखिलेश सरकार में जब यूपी 112 यूपी 100 बना था तो उस वक्त भी इनका पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा था। 9 अफसरों की जब हम बात करें तो 9वें नंबर पर आ जाता है डीजी जेल आनंद कुमार का नाम। उनके पास इस वक्त सिविल डिफेंस का भी भार है। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी थी तो उनको मेरठ का एडीजी जोन बनाया गया था, 2 महीने वहाँ रहे, उसके बाद वो यूपी के एडीजी इन लॉ एंड ऑर्डर बने। एक जो अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी योगी सरकार की चल रही थी, ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे महत्वपूर्ण बात ऋषभ ये निकल के आती है कि क्या सरकार जो डीजीपी अगला होगा उसको शॉर्ट टर्म के टेन्योर वाले को मौका दे सकती है, क्योंकि 1990 बैच के अफसरों की लिस्ट भी केंद्र को सौंपी गई है। तो ऐसे में क्या चर्चाएं हैं? देखिए अनुपम, ये एक बड़ा सवाल है। अभी तो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन सरकार के पास जो ऑप्शन है, चूंकि 2022 में चुनाव है, तो वो एक ऐसा डीजीपी ज़रूर बिठाना चाहेंगे जिसके ज़रिए कोई सियासी मैसेज जाता हो, चाहे वो किसी कास्ट को लेकर के हो या किसी क्रीड को लेकर के हो, या फिर इस तरह का अफसर जो अभी तक सरकार की पुलिसिंग हुई है वो उसका कंक्लूजन अच्छे से कर सके। जिस पॉलिसी को लेके वो आगे बढ़े हुए थे उस पॉलिसी को वो वहाँ पर जाके एंड अप करा सके, या फिर ऐसा अफसर हो सकता है जिसको वो कई अन्य स्टेट में भी एक फेस की तरह पेश कर सके। अब चूंकि ये जो डिसीजन होगा इस डीजीपी का, वो सिर्फ इस वक्त के मुख्यमंत्री या उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर के नहीं होगा, क्योंकि इसमें केंद्र का दखल भी रहता है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पे, एक संगठन के तौर पे, बिल्कुल ये सारी चीजें हैं और जल्द ही माना जाएगा कि कुछ न कुछ फैसला सरकार इसमें लेगी। और 9 नाम जो हमने न्यूज़ 18 ने तमाम दर्शकों को बताए हैं, इनमें से सरकार किस पर मोहर लगाती है और उत्तर प्रदेश में अगला डीजीपी कौन बनता है, ये यहां पर देखना होगा। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बीजेपी के महामंथन की। लखनऊ में बीजेपी का महामंथन लगातार जारी है। आज दोनों डिप्टी सीएम और संगठन मंत्री बीएल संतोष के बीच में बैठक हुई है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन को मजबूत करने को लेकर यह बैठक हुई है। उन्होंने कहा कि 2022 में बेहतर परिणाम के लिए बैठक हुई है। मौर्य ने कहा कि इस बार भी 300 के पार आंकड़ा होगा। उन्होंने कहा कि 2022 में हम फिर चुनाव जीतेंगे। वहीं दिनेश शर्मा ने बैठक को रूटीन प्रक्रिया बताया है। दोनों डिप्टी सीएम के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भी संगठन मंत्री बीएल संतोष ने बैठक की। मंत्री हैं और संगठनात्मक दृष्टि से बैठक पर चर्चा हुई है। बैठक जो चर्चा हुई है बहुत अच्छी चर्चा हुई है। 2022 में हम लोग फिर एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। बताया जा रहा है कि 2022 है या कुछ और भी है? 2022 300 पार। तो आप तो इस तरीके से करें जैसे कि यूपी के हिसाब से 2017 में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अपने अध्यक्ष की अगुवाई में फिर 300 पार मंत्री हैं और संगठन की एक प्रक्रिया होती है। पूरे देश में माननीय संगठन मंत्रीगण, संगठन के वरिष्ठ लोग पूरे देश में प्रवास करते हैं और इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 2-2, 3-3 दिन रह के एक लोगों से मिल के और संगठन के लोगों से, विभिन्न पदाधिकारियों से मिल के जाते हैं। तो उसी समान तौर पे आया, मैं किसी बैठक में नहीं आया, केवल समान तौर पे सबसे भेंट होती है। दिल्ली जाते हैं तो भी सबकी भेंट होती है, लखनऊ आते हैं तब भी भेंट होती है। कोरोना काल में जो हमारे कार्यकर्ताओं ने सेवा का कार्य किया, एक तो उसकी समीक्षा की है और तीसरी लहर यदि आती है तो पार्टी क्या करेगी और सरकार क्या करेगी, इस विषय पर हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की है और उसकी तैयारी
के लिए भी योजना बनाई है। तो इसी से नहीं, ये शेड्यूल है मेरा, बल्कि इस बार लेट हुआ। महीने में 2 बार हम महामंत्रियों के साथ, महामंत्रियों और क्षेत्रीय अध्यक्ष के पास बैठते थे, इस बार लेट हुआ। तो क्या संगठन और इसमें फेरबदल की जो बातें कही जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि हमारी जो बैठक थी, शेड्यूल बैठक थी, इस बार थोड़ा लेट हुआ है। तो प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बता रहे हैं और ऐसे में चर्चाएं जो चल रही हैं उस पर खुलकर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि बैठक में 2022 का विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने कैबिनेट विस्तार की अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। 2022 में फिर से विजय परचम लहराना है, भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण परचम बहुमत की सरकार बनानी है, इस बात का निर्देश प्राप्त हुआ है। सर, क्या कुछ फीडबैक भी लिया गया मंत्रियों से और क्या 2022 के चुनाव को लेकर भी कुछ कहा गया आप लोगों से? नहीं, 2022 की तैयारी में सभी जुड़ जाएं, इस बात का निर्देश प्राप्त हुआ है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार चर्चाएं इस प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं। और सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां से मौजूद है हमारी संवाददाता अनामिका सिंह, जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, सवाल यह होता है, भले ही बीजेपी के नेता या प्रभारी भी खुलकर कुछ न बोलें, लेकिन 2 दिनों का मंथन 1-to-1 कम्युनिकेशन एक आदमी के साथ और उसमें 22 के दंगल को फतेह करने की रणनीति, इतनी आसानी से ये बातें पच नहीं दें। और देखिए अनुपम, और यही वजह भी है, 2022 को लेकर के ही चिंता है, जिसकी वजह से 6 महीने पहले से ये जो एक्सरसाइज है वो शुरू हो गई है। कल जो बीएल संतोष है, केंद्रीय संगठन मंत्री, उनकी कल 5 मंत्रियों के साथ 1-to-1 बैठक हुई थी, बातचीत हुई थी, जिसमें सुरेश खन्ना और जयप्रताप सिंह, तो दोनों की ड्यूटी आज वैक्सीनेशन अभियान के तहत अपने अपने जिलों में लगाई गई है, इसलिए ये मुलाकात उनकी कल ही हो गई थी। आज 1 दर्जन मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात हुई है। 1 दर्जन मंत्री सुबह से लगातार बैक टू बैक इस बीजेपी दफ्तर पर सुबह से आ रहे हैं, 1 घंटे बैठते हैं और चले जाते हैं, यानी कि जिसको जितना समय दिया जा रहा है उस हिसाब से वो आ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, या जो फीडबैक लिया जा रहा है वो देने के बाद वो चले जा रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी बात यह भी है कि जब 1-to-1 मुलाकात हो रही थी केंद्रीय संगठन मंत्रियों के साथ, उस बीच प्रदेश अध्यक्ष पार्टी ऑफिस पर नहीं मौजूद थे, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष को किनारे करके बीएल संतोष ने खुद 1-to-1 मंत्रियों से बातचीत की है, मुलाकात की है, उनका फीडबैक लिया है। इस बीच सिर्फ यूपी के जो प्रभारी है राधा मोहन सिंह, वही उनके साथ मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर मौजूद नहीं रहे, यानी कि जो केंद्रीय संगठन मंत्री है वो खुद भी ये चाहते थे कि यूपी की जो नब्ज है, यानी कि यूपी के जो मंत्री हैं वो खुद बताए कि उनके विभाग में क्या चल रहा है। मंत्रिमंडल के विस्तार के अटकलों को लेकर तमाम मंत्री खारिज करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर जरूर वो बार-बार कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से केशव मौर्य ने सुबह ही दावा ये किया कि 300 के पार इस बार भी आंकड़ा होगा यूपी के चुनाव का, तो ये संकेत साफ है कि 2022 सारी कवायद 2022 के लिए हो रही है, बीजेपी इस बात को कह रही है, लेकिन थोड़े वक्त के बाद स्थितियां और साफ होंगी कि आखिर इस महामंथन के बाद क्या निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से, जहां पर हेल्थ अस्पताल में मरीज से जानवर जैसा सलूक करने का वीडियो सामने आया है। यहां पर खाली वार्ड में मरीज को जंजीरों से बेड पर बांधा गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से जानवरों जैसा सलूक किया गया है। हेल्थ अस्पताल प्रशासन का यह अमानवीय चेहरा यहां पर सामने आया है। मरीज को वहां पर बांध के रखा गया है। यह तस्वीर आप देखिए, मानवाधिकार कानूनों की धज्जियां उड़ाती हुई यह तस्वीर। मरीज को जानवर की तरह वहां पर बेड से बांधा गया है, कराता रहा बेड में बंधा मरीज वहां पर। इसके बारे में वीडियो अभी हमने देखा नहीं है, अगर ऐसी कोई जानकारी आती है तो जरूर करवाएंगे और इसकी जांच करवा लेंगे। अगर ऐसा कोई मेरे संज्ञान में आता है मैं खुद मौके पर जाता हूं, मैं देखता हूं। और श्याम तिवारी बातचीत करने के लिए हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं। श्याम, ये हैलेट अस्पताल के प्रबंधन तंत्र ने क्या आंख पर पट्टी बांध रखी है? प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि मुझे जानकारी तक नहीं है, मरीज तो उनके ही अस्पताल में भर्ती है ना? जी बिल्कुल, हैलेट अस्पताल का ये वीडियो है और हैलेट अस्पताल के एक वार्ड में एक शख्स को अकेले बेड पे बांधा गया है, जो कि बिल्कुल अमानवीय है और उसके शरीर में कपड़े भी नहीं है पूरे और उसको बांध कर रखा गया। उसके आसपास कोई शख्स मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि जिस बेड पे वो उसको लिटाया गया है, जिसमें उसको बांधा गया है, उस पर बेड शीट भी नहीं है। तो ये जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से मानवाधिकारों की धज्जियाँ उड़ाती है। इसके बारे में हैलेट प्रिंसिपल से जब बात की गई तो वो वीडियो की जानकारी होने से इनकार कर रहे हैं और इसके साथ ही वो जाँच कराने की बात जरूर कह रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की घटनाओं पर वो खुद मौके पर जाते हैं और जाँच करते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद, वीडियो वायरल हो जाने के बाद भी हैलेट प्रशासन अगर
अगर इस बात से इनकार करता है तो निश्चित तौर पर यह पता चलता है कि हेल्थ प्रशासन किस तरीके से गंभीर है, किस तरीके से मरीजों को लेकर के शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। श्याम तिवारी इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। सवाल ये सबसे बड़ा है कि अगर प्रिंसिपल साहब खुद वार्ड का राउंड लेते तो शायद अपनी आंखों से ये तस्वीर देख लेते, तब ये ना कहना पड़ता। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।